हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सौरभ जैन मैथमेटिक्स एकेडमी। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है वेन डायग्राम, जो कि मैथमेटिकल लॉजिक का लास्ट टॉपिक है। तो वेन डायग्राम क्या है? वी हैव ऑलरेडी स्टडीड वेन डायग्राम। कहाँ पर पढ़ी हमने वेन डायग्राम? तो सेट थ्योरी में, वाइल स्टडिंग इन सेट थ्योरी। नाउ वी विल इन्वेस्टिगेट द सिमिलर बिटवीन rules of logical connectives and those of various operation on sets. The rules of logic and rules of set theory go hand in hand. मतलब जो रूल्स और लॉजिक के रूल्स है और सेट थ्योरी के रूल्स है वो दोनों क्या है? सेम है। तो कौन से वो देखते हैं। फर्स्ट क्या है? डिसजंक्शन। डिसजंक्शन इन लॉजिक इज इक्विवेलेंट टू द यूनियन ऑफ सेट इन सेट थ्योरी। मतलब जो डिसजंक्शन है वो और यूनियन ऑफ सेट ये दोनों क्या है? सेम है, बोथ आर इक्विवेलेंट। कंजंक्शन इन लॉजिक इज इक्विवेलेंट टू द इंटरसेक्शन ऑफ सेट इन सेट थ्योरी। मतलब जो कंजंक्शन है वो और इंटरसेक्शन ये दोनों क्या है? बोथ आर इक्विवेलेंट। निगेशन ऑफ स्टेटमेंट इन लॉजिक इज इक्विवेलेंट टू द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट इन सेट थ्योरी। मतलब जो निगेशन है और कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट है ये दोनों क्या है? बोथ आर इक्विवेलेंट। नंबर 4 है implication of two statements in logic is equivalent to subset in set theory। मतलब implication और subset ये दोनों क्या है? तो both are equivalent। नंबर 5, biconditional of two statement in logic is equivalent to the equality of two set in set theory। मतलब biconditional statement और equality of two sets ये दोनों क्या है? both are equivalent। मेन ऑब्जेक्ट ऑफ दिस डिस्कशन इज एक्चुअली टू गिव एनोलॉगी। एनोलॉगी का मतलब क्या है? तो सिमिलरिटी है। किसमें? बिटवीन अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट इन लॉजिक एंड ऑपरेशन ऑन सेट्स इन सेट थ्योरी। ये दोनों के अंदर क्या है? तो सिमिलरिटी है। मतलब वो बोथ आर एनोलॉगी है एक दूसरे के। आगे क्या बताया है? नोट बताइए क्या है? वन ऑफ द पॉसिबल रिलेशनशिप्स बिटवीन टू सेट्स ए एंड बी होल्ड्स। मतलब दो सेट के अंदर कौन से रिलेशन हो सकते हैं वो बताया है यहाँ पर। फर्स्ट क्या है? तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी। यहाँ पर वही बताया ये वेन डायग्राम में। ए क्या है? तो बी का सबसेट है। सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है? बी इज अ सबसेट ऑफ ए। उसकी वेन डायग्राम उसके नीचे दिए है। बी इज अ सबसेट ऑफ ए, मतलब बी के जितने एलिमेंट्स है वो सब किसके अंदर प्रेजेंट रहेंगे? तो ए के अंदर। और फर्स्ट इसमें क्या है? तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी, मतलब ए के जितने एलिमेंट है वो किसके अंदर प्रेजेंट रहेंगे? तो बी के। थर्ड है ए इज इक्वल टू बी, मतलब बोथ आर इक्वल, मतलब दोनों के जितने भी एलिमेंट्स है वो सब क्या है? तो सेम है, इक्वल है। नंबर 4 क्या दिया है यहाँ पर? ए नॉट सबसेट ऑफ बी, बी इज नॉट सबसेट ऑफ ए एंड ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू एम्प्टी, मतलब वो नॉट इक्वल टू 5 है। मतलब दोनों में कुछ सिमिलरिटीज है, मतलब कुछ एलिमेंट्स दोनों सेट के क्या है? सिमिलर है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर बताया है, देखो मैंने यहाँ पर फिजिबल रीजन किया है, डार्क शेड की है। तो उसमें क्या है? ए के कुछ एलिमेंट्स भी प्रेजेंट है और बी के भी एलिमेंट्स प्रेजेंट है। इसके लिए क्या है? तो दोनों का इंटरसेक्शन 5 नहीं है। नंबर 5 क्या है? ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, बी इज नॉट सबसेट ऑफ ए एंड ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5। मतलब दोनों का इंटरसेक्शन जो है वो क्या है? 5। मतलब दोनों के एलिमेंट्स क्या रहेंगे? तो डिफरेंट रहेंगे। दोनों के एलिमेंट्स क्या है? डिफरेंट है। मतलब दोनों में कुछ भी सिमिलरिटी नहीं है। ए सेट और बी सेट, देखो दोनों सेट अलग अलग है, मतलब दोनों में कोई सिमिलरिटी है क्या? नहीं, ऑफ कोर्स नॉट, दोनों में कोई भी सिमिलरिटी नहीं है। नेक्स्ट क्या है? सम स्टेटमेंट्स कैन बी जनरलाइज्ड रिस्पेक्टिवली। फर्स्ट है ऑल एक्स आर वाइज। ऑल एक्स आर वाइज मतलब दो पॉसिबिलिटीज होगी। कौन सी दो पॉसिबिलिटीज होगी? ऑल एक्स आर वाइज, दैट इज एक्स इज अ सबसेट ऑफ वाई। और सेकंड क्या होगा? एक्स आर प्रीशियसली वाइज, मतलब एक्स इज इक्वल टू वाई, मतलब दोनों इक्वल भी हो सकते हैं। एक तो x ये y का सबसेट हो सकता है, या x इज इक्वल टू वाई, मतलब x के सब एलिमेंट्स y में प्रेजेंट हो गए और y के सब एलिमेंट्स x में प्रेजेंट हो सकते हैं। ऐसी दो पॉसिबिलिटीज है जो हमने अभी वेन डायग्राम में देखी। ये जो फर्स्ट है वो पॉसिबिलिटीज है। सेकंड पॉसिबिलिटीज कब होगी? जब y's आर x ऐसे आएगा तब, ऑल वाइज आर एक्स ऐसे आएगा तब सेकंड पॉसिबिलिटीज होगी। और थर्ड जो देखा एक्स इज इक्वल टू वाई, मतलब यहाँ पर भी क्या है? तो ए इज इक्वल टू बी, मतलब ए के जो एलिमेंट्स है वो बी में प्रेजेंट होंगे और बी के एलिमेंट ए में प्रेजेंट होंगे। वैसे एक्स के एलिमेंट वाई में प्रेजेंट होंगे और वाई के एलिमेंट्स एक्स में प्रेजेंट होंगे, मतलब दोनों क्या है? तो इक्वल है। सेकंड क्या है? नो एक्स आर वाइज,
मतलब x के जो एलिमेंट है वो y में प्रेजेंट नहीं होंगे और y के जो एलिमेंट्स है वो x में प्रेजेंट नहीं होंगे, जो अभी हमने देखा लास्ट वेन डायग्राम में। यहाँ पर क्या है, तो a के जो एलिमेंट है वो b के सेट में नहीं है और b के जो एलिमेंट है वो a के सेट में नहीं है, मतलब दोनों का इंटरसेक्शन क्या है, तो एम्प्टी है, मतलब दोनों का एक दूसरे से कोई भी रिलेशन नहीं है। दोनों सेट के एलिमेंट्स क्या है, तो डिफरेंट डिफरेंट है। नेक्स्ट क्या बताया नंबर 3, सम x आर वाइज, मतलब x के कुछ एलिमेंट y में है और y के कुछ एलिमेंट x में है। मतलब कैसे, जो यहाँ पर वेन डायग्राम बताई है इसमें क्या है, तो a के कुछ एलिमेंट b में प्रेजेंट है और b के कुछ एलिमेंट a में प्रेजेंट है। देखो यहाँ पर तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, तो नॉन एम्प्टी आएगा, क्योंकि कुछ कुछ एलिमेंट्स a के b में प्रेजेंट है और b के एलिमेंट्स किस में प्रेजेंट है, तो a में प्रेजेंट है। सेम वैसे ही है कि x के कुछ एलिमेंट y में प्रेजेंट है और y के कुछ एलिमेंट किस में प्रेजेंट है, तो x में प्रेजेंट है। लास्ट क्या है, सम x आर नॉट वाइज, मतलब x के जो कुछ एलिमेंट्स होंगे वो y में प्रेजेंट नहीं होंगे, जो हमने डिफरेंस ऑफ सेट देखा था सेट थ्योरी में, मतलब a माइनस बी और b माइनस ए, एक वेन डायग्राम बताई है, दोनों का इंटरसेक्शन है। तो यहाँ पर जो है ये क्या है, तो दिस इज x माइनस वाई, जब x और y रहेगा ये दोनों का क्या है, तो ये दोनों का मिडल में इंटरसेक्शन है, दोनों का क्या है, तो इंटरसेक्शन है। बट यहाँ पर क्या है, तो दोनों का डिफरेंस है, मतलब यहाँ पर क्या है, तो x के जो कुछ एलिमेंट्स है वो y में प्रेजेंट नहीं होंगे और ये क्या है, तो इट इज y माइनस एक्स, जो y के कुछ एलिमेंट्स है वो x में प्रेजेंट नहीं होंगे। तो जो फोर्थ है सम x आर नॉट वाइज, ये वही बताया है। अभी हम ये जो है टेक्स्ट बुक के हिसाब से नहीं पढ़ने वाले हैं, मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगा और उसका यूज करके हम सिंपल वे में वेन डायग्राम निकाल। तो हम वेन डायग्राम बनाने के लिए कौन सी ट्रिक्स है वो देखते हैं। व्हाट इज दिस, इट इज यू मतलब क्या, यू मीन्स यूनिवर्सल सेट, यू मीन्स क्या, यूनिवर्सल सेट। हम इसे इजीली ऐसे भी बोल सकते हैं कि मदर और फादर ऑफ एवरी सेट, मतलब जो भी सेट है उसका मदर या फादर हम ये सेट को बोल सकते हैं। इट इज अ फादर ऑफ ऑल सेट्स। और हमें वेन डायग्राम में यूनिवर्सल सेट के बाहर का कुछ भी नहीं है, जो भी है तो यूनिवर्सल सेट के अंदर का ही है। जब हम वेन डायग्राम निकालते हैं तब सबसे पहले निकालते हैं यूनिवर्सल सेट और उसके बाद में जो रिलेशन बताया है वो उसके अंदर डिफाइन करते हैं, मतलब जो भी है हमें वो क्या है, यूनिवर्सल सेट के अंदर ही है, उसके बाहर कुछ भी नहीं है। फर्स्ट ट्रिक क्या है, एक ह्यूमन बीइंग का सेट है और एक एनिमल का सेट है, दोनों में कोई रिलेशन है क्या, नहीं, दोनों में कोई भी रिलेशन नहीं है। दोनों एक दूसरे से मैच होते हैं क्या, नहीं, दोनों एक दूसरे से मैच नहीं होता है। एनिमल अलग है और ह्यूमन बीइंग्स अलग है। आप बोलोगे कि हम भी एनिमल्स ही है, राइट, बट ऐसे कभी हुआ है क्या कि किसी एनिमल की लड़के से शादी हुई है या लड़की से शादी हुई है, नहीं, हमने ऑफ कोर्स ऐसे कभी नहीं देखा है। यस, आपने मूवी में देखा होगा जो अभी अक्षय कुमार की आई थी टॉयलेट एक प्रेम कथा में, कि अक्षय कुमार ने बफेलो से शादी की थी, बट ये कहाँ पर होता है, ये सब मूवीज में होता है। रियल लाइफ में होता है क्या, नहीं, ऐसे रियल लाइफ में कभी नहीं होता है। मतलब ये दोनों क्या है, अगर मैंने ये एनिमल का सेट कंसीडर किया और ये ह्यूमन बीइंग का कंसीडर किया तो दोनों में कोई रिलेशन आएगा क्या, नहीं आएगा। मतलब दोनों में कोई एलिमेंट जो है वो कॉमन आएंगे क्या, नहीं आएंगे। मतलब दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, तो दोनों का इंटरसेक्शन एम्प्टी आएगा। क्यों, क्योंकि दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है। मतलब हम क्या बोल सकते हैं, नो एक्स आर वाइज और नो वाइज आर एक्स, ऐसे हम बोल सकते हैं। जब ऐसे फॉर्म में आएगा स्टेटमेंट तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, तो दोनों का इंटरसेक्शन एम्प्टी आएगा। नंबर 2 क्या है वो देखते हैं। 2 है, जब आपको स्टेटमेंट इफ और देन के फॉर्म में आएगी तब आपने कुछ भी नहीं करना है। जब इफ और देन के फॉर्म में आएगी ना, तब सबसे पहले वेन डायग्राम यूनिवर्सल सेट निकाल लेना और एक के अंदर एक सर्कल निकाल लेना है, सिर्फ इतना ही करना। उसके बाद में डिसाइड करना है कि कौन किसका सबसेट है। सबसे पहले क्या करना है, जब इफ देन के फॉर्म में आएगा तब यूनिवर्सल सेट निकाल के
एक के अंदर एक सर्कल निकाल लेना और उसके बाद में डिसाइड करना कि कौन किसका सबसेट है, कौन किसका सबसेट है। अभी कैसे डिसाइड करेंगे, एक एग्जांपल देते हैं उसके लिए। एग्जाम्पल क्या दिया है, इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3 देन अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3। यहाँ पर क्या आया है, यहाँ पर इफ और देन आया। मैंने आपको बोला कि इफ और देन आने के बाद ऐसे वेन डायग्राम निकाल देना और उसके बाद में डिसाइड करना। अभी सबसे पहले हम क्या लेंगे, यूनिवर्सल सेट। यहाँ पर क्या है, द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 3 देन अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3। मतलब डिजिट्स आए, मतलब नंबर आए हैं। नंबर कौन से, तो प्लस भी हो सकते हैं, माइनस भी हो सकते हैं। मतलब हम इसके ऊपर से ले सकते हैं कि सेट ऑफ ऑल इंटेजर्स। यूनिवर्सल सेट क्या आएगा, सेट ऑफ ऑल इंटेजर्स। उसके बाद में और एक सेट लेंगे जो आएगा एक्स। कौन सा आएगा वो, सेट ऑफ ऑल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल नंबर्स which is divisible by 3, divisible by 3। और एक सेट लेंगे y, क्या आएगा, सेट ऑफ दोज नंबर्स the sum of whose digits is divisible by 3। हमने क्या किया, सबसे पहले यूनिवर्सल सेट डिफाइन कर लिया, उसके बाद में x को डिफाइन किया और y को डिफाइन किया। x मीन्स क्या लिया, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3, और y के लिया सेट ऑफ दोज नंबर्स द सम ऑफ हुज डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3। अभी हमें इसके ऊपर से क्या निकालनी है, तो वेन डायग्राम निकालनी है। क्वेश्चन केयरफुली पढ़ते हैं, क्या है, इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3 देन अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3। जब जो डिजिट्स है उसकी सम डिविजिबल बाय 3 होगी, देन वो नंबर है वो क्या होगा, तो डिविजिबल बाय 3 होगा। मतलब दोनों का मीनिंग क्या है, तो इक्वल है। मतलब हम कैसे बोल सकते हैं कि x is a subset of y, x is a subset of y और y is a subset of x, x is a subset of y और y is a subset of x। हम ऐसे भी लिख सकते हैं। और अनदर वेन डायग्राम कैसे आएगी, तो y is a subset of x, जो अभी हमने यहां पर लिखा वही है। और कैसे आएगा सेकंड, y और x, x इज अ सबसेट ऑफ y और y इज अ सबसेट ऑफ x। ये जो दोनों है, दोनों का मीनिंग क्या होगा, तो x इज इक्वल टू y होगा। दोनों का मीनिंग क्या होगा, x इज इक्वल टू y। मतलब हम इसे और एक फॉर्म में लिख सकते हैं, कैसे, ये वेन डायग्राम और दोनों x इज इक्वल टू y, ये यूनिवर्सल सेट। मतलब ऐसे भी निकालो तो भी करेक्ट है, ऐसे भी निकाला तो भी करेक्ट है और ऐसे भी निकाला तो भी करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट थर्ड है सम। सम मीन्स थोड़ा, थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है। मतलब कैसे, यूनिवर्सल सेट u, दोनों सेट लिया, थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है। मतलब कुछ x के एलिमेंट y में होंगे और y के कुछ एलिमेंट्स x में होंगे। मतलब दोनों का इंटरसेक्शन जो है वो क्या आएगा, तो नॉन एम्प्टी आएगा। थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है। सम आने के बाद डायरेक्टली ये वेन डायग्राम निकाल लेनी और जो x y जो भी आप कंसिडर करेंगे लेटर, वो यहाँ पर लिख लेना है और ये आपकी वेन डायग्राम रेडी हो गई है। नेक्स्ट जो है वो बताता हूँ, सम x आर नॉट वाइज। मतलब क्या है, जो x और y होंगे वो डिसजॉइंट सेट नहीं होंगे, वो दोनों डिसजॉइंट सेट नहीं होंगे। व्हाट इज मीन बाय डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट मीन्स जो एम्प्टी है, जो एम्प्टी है उसका मीनिंग क्या है, डिसजॉइंट सेट है। यहाँ पर क्या है, सम x आर नॉट वाइज, मतलब ये दोनों क्या है, ये दोनों डिसजॉइंट सेट नहीं है। सम x आर नॉट वाइज, इसका मीनिंग क्या हुआ, तो इसका मीनिंग है x आर नॉट इन वाइज। मतलब x के जो एलिमेंट है वो y में प्रेजेंट नहीं होंगे। मतलब अगर एक वेन डायग्राम निकाली मैंने,
ये x है और ये y है, मतलब x के जो एलिमेंट है वो y में प्रेजेंट नहीं होंगे। यहाँ पर क्या आएगा x इंटरसेक्शन y। ये क्या है x इंटरसेक्शन y। x इंटरसेक्शन y का मीनिंग क्या है कि x के जो एलिमेंट है वो y में भी है और y के एलिमेंट जो है वो x में भी है, मतलब सम कुछ कुछ x के एलिमेंट y में प्रेजेंट है और y के कुछ एलिमेंट x में प्रेजेंट है। बट यहाँ पर क्या बोला है, सम x आर नॉट y's, मतलब x के जो एलिमेंट है वो y में प्रेजेंट नहीं रहेंगे। मतलब इसकी वेन डायग्राम कैसे आएगी, तो इतना ही पार्ट आएगा। सम x आर नॉट y's मतलब इतना पार्ट आएगा जो है वो। तो जब नो आएगा मतलब नॉट आएगा कि सम x आर नॉट y's, ये फॉर्म में जब आएगा तब आपकी वेन डायग्राम ऐसे ही आएगी। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि सम y's आर नॉट x, सम y's आर नॉट x। इसके लिए कैसे आएगा फिर, दोनों का इंटरसेक्शन, ये x है और y है, सम y's आर नॉट x मतलब y के जो एलिमेंट्स है y आर नॉट इन x, मतलब y के जो एलिमेंट्स है वो x में नहीं होंगे। मतलब कितना पार्ट आएगा, वो इतना ही पार्ट आएगा जो है, इतना ही पार्ट आएगा वेन डायग्राम में। मतलब अगर ये फॉर्म में अगर आपको आया तो डायरेक्टली ऐसे ही वेन डायग्राम निकाल लेना, एक तो ऐसे आएगी एक तो ऐसे आएगी। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किसको क्या कंसिडर करते हैं, मतलब एक्स वाई जो है, जो भी आप लेटर से कंसिडर करोगे, कैपिटल लेटर से, वो आप कैसे कंसिडर करते हो उसके ऊपर आपकी वेन डायग्राम डिपेंडेबल है। इसके लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। क्या है एग्जांपल, सम पैरेललोग्राम्स आर नॉट रोम्बस, मतलब सम x आर नॉट y's और सम y's आर नॉट x, ये फॉर्म में है। मतलब आपको पता है कि वेन डायग्राम ऐसी ही आएगी। सबसे पहले यूनिवर्सल सेट कंसिडर कर लेते हैं। पैरेललोग्राम और रोम्बस क्या है, तो ये क्या है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। मतलब यूनिवर्सल सेट क्या आएगा, सेट ऑफ ऑल क्वाड्रिलेटरल्स। उसके बाद में P, सेट ऑफ ऑल पैरेललोग्राम, और R, सेट ऑफ ऑल रोम्बस। आपको पता ही है कि सेट हम कैपिटल लेटर से डिफाइन करते हैं, तो वही किया। यहाँ पर क्या है, वेन डायग्राम निकाल लेते हैं। यूनिवर्सल सेट, दोनों सेट है। सम पैरेललोग्राम आर नॉट रोम्बस, यहाँ पर क्या आएगा कि कुछ पैरेललोग्राम भी है और रोम्बस भी आएगा। बट क्या है, सम पैरेललोग्राम आर नॉट रोम्बस, मतलब आपका इतना ही पार्ट आएगा, आपका इतना ही पार्ट आएगा। अभी इतना पार्ट कब आएगा, जब ये पैरेललोग्राम होगा और ये रोम्बस होगा तभी आएगा। मतलब हम ऐसे टाइप में क्या लिखते हैं, P माइनस आर इज नॉट इक्वल टू 5। माइनस मीन्स डिफरेंस, दोनों सेट का क्या है तो डिफरेंस है। यहाँ पर हमने पढ़ा कि इट इज x माइनस वाई नॉट इक्वल टू 5 और y माइनस एक्स नॉट इक्वल टू 5, ये क्या है तो डिफरेंस है, वैसे ही यहाँ पर लिखना है। और ये क्या है, तो ये गिवन वेन डायग्राम का ट्रूथ है। गिवन वेन डायग्राम का क्या है ये, तो ये गिवन वेन डायग्राम का ट्रूथ है। हमने इफ देन के लिए एक एग्जांपल लिया, सम x आर नॉट y's के लिए एक एग्जांपल लिया। अब हम और एक एग्जांपल लेते हैं, किसके लिए, सम x आर y's, उसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, नहीं तो उसको भी बुरा लग जाएगा। क्या है एग्जांपल, सम स्टूडेंट्स आर स्कॉलर्स। जो स्टूडेंट और स्कॉलर्स है वो कोई ह्यूमन बीइंग ही होगा, जानवर तो नहीं होगा। मतलब यूनिवर्सल सेट क्या आएगा, सेट ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग्स। उसके बाद में कैपिटल एस इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स। स्टूडेंट के लिए एस लिया है तो स्कॉलर्स के लिए कोई भी दूसरा कैपिटल लेटर ले लेते हैं, टी। क्या आएगा, सेट ऑफ स्कॉलर्स, सेट ऑफ स्कॉलर्स। अभी इसके लिए हमें क्या है, वेन डायग्राम कंस्ट्रक्ट करनी है। सबसे पहले यूनिवर्सल सेट, क्योंकि यूनिवर्सल सेट के बाहर का कुछ भी नहीं है, जो भी है वो अंदर है। सेट ऑफ स्टूडेंट्स और सेट ऑफ स्कॉलर्स क्या है, सम स्टूडेंट्स आर स्कॉलर्स।
मतलब कुछ स्टूडेंट्स जो है वो क्या है तो स्कॉलर्स है, और कुछ स्कॉलर्स जो है वो क्या आएंगे तो स्टूडेंट्स आएंगे, मतलब दोनों का क्या आएगा तो इंटरसेक्शन आएगा। दोनों का क्या आएगा इंटरसेक्शन, स्टूडेंट्स स्कॉलर्स, और दोनों का S इंटरसेक्शन T इज नॉट इक्वल टू 5, क्योंकि कुछ कुछ एलिमेंट्स दोनों में क्या है तो कॉमन है। मतलब क्या आया, सम x आर वाइज, ये उसकी वेन डायग्राम आई, मतलब सम स्टूडेंट्स आर स्कॉलर्स, ये फॉर्म में। नेक्स्ट है जो लास्ट बचा है, नो x आर वाइज, ये लास्ट फॉर्म बचा है, ये हमने पढ़ा है बट इसका एग्जांपल रह गया है तो वो एग्जांपल ले लेते हैं। नो फिल्म स्टार इज अ डायरेक्टर, जो फिल्म स्टार और डायरेक्टर रहेंगे वो क्या है तो वो ह्यूमन बीइंग है, मतलब यूनिवर्सल सेट क्या आएगा, सेट ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग्स। उसके बाद में कैपिटल F इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल फिल्म स्टार, और D इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल डायरेक्टर। और दोनों का क्या है तो हमें दोनों का वेन डायग्राम कंस्ट्रक्ट करनी है। क्या है तो नो फिल्म स्टार इज अ डायरेक्टर, मतलब जो भी फिल्म स्टार है वो डायरेक्टर नहीं है, मतलब दोनों क्या है तो अलग अलग है, बोथ आर डिफरेंट। ये फिल्म स्टार है और ये डायरेक्टर है, बोथ आर डिफरेंट, मतलब दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, F इंटरसेक्शन D इज इक्वल टू 5, क्योंकि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, दोनों डिफरेंट है। तो ये गिवन वेन डायग्राम का क्या है तो ट्रूथ है, और आपको हर एग्जांपल में ये लिखना है, हर एग्जांपल में ये लिखना है, जैसे यहाँ पर भी लिखा है, यहाँ पर भी लिखा है, और लास्ट एग्जांपल भी हमने दिखा है कि P माइनस R इज नॉट इक्वल टू 5 है। तो वैसे ही हमें हर एग्जांपल में ये जो ट्रूथ है वो लिखना ही है। अभी हमारी है लास्ट एक्सरसाइज 1.10, उसके लिए अभी हमने जितने भी ट्रिक्स पढ़ी है और जितना भी मैंने बताया है उसका यूज करके ही हमें वो एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। सो फ्रेंड्स, नाउ वी विल स्टार्ट द लास्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर, एक्सरसाइज 1.10, विच इज बेस्ड ऑन वेन डायग्राम। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है वो देखते हैं। एक्सप्रेस द ट्रूथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बाय वेन डायग्राम। जो गिवन स्टेटमेंट है उसका ट्रूथ हमें एक्सप्रेस करना है, किसके ऊपर से तो वेन डायग्राम के ऊपर से। तो एग्जांपल नंबर 1 क्या है, सम हार्डवर्किंग स्टूडेंट्स आर ओबीडियंट, सम हार्डवर्किंग स्टूडेंट्स आर ओबीडियंट। अभी एक गिवन स्टेटमेंट हमें क्या बोलती है कि ये जो सेट है वो किसका है, तो ये जो गिवन सेट है वो किसका है तो स्टूडेंट का है। देन वो कोई भी हो सकता है, स्कूल हो, कॉलेज हो, प्राइमरी हो, कोई भी स्टूडेंट हो सकता है, उसका ये गिवन सेट हमें दिया है। गिवन सेट मतलब कौन सा तो यूनिवर्सल सेट, कौन सा सेट तो यूनिवर्सल सेट। क्या है तो सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, मतलब गिवन स्टेटमेंट में जो इंफॉर्मेशन दी है वो किसके रिलेटेड है तो स्टूडेंट के रिलेटेड, मतलब यूनिवर्सल सेट क्या आएगा तो सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स आएगा। उसके बाद में हमें और क्या दिया है, सम हार्डवर्किंग स्टूडेंट्स आर ओबीडियंट। सम हार्डवर्किंग मतलब कुछ जो हार्डवर्किंग स्टूडेंट्स है वो क्या है ओबीडियंट, मतलब हम इससे क्या डिफाइन करेंगे, सेट ऑफ ऑल हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स। और क्या दिया है वो क्या है स्टूडेंट्स, तो ओबीडियंट भी है, मतलब ओ से डिफाइन करेंगे, ओ इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल ओबीडियंट स्टूडेंट्स। और ये गिवन इंफॉर्मेशन के ऊपर से हमें क्या निकालनी है तो वेन डायग्राम निकालनी है। तो सबसे पहले आएगा यूनिवर्सल सेट, दिस इज योर यूनिवर्सल सेट, किसका यूनिवर्सल सेट तो ऑल स्टूडेंट्स का है। उसके बाद में सेट ऑफ ऑल हार्डवर्किंग स्टूडेंट्स, वो ऐसे डिफाइन करेंगे। और क्या बोला है, सम हार्डवर्किंग स्टूडेंट, मतलब कुछ कुछ स्टूडेंट ऐसे है कि वो ओबीडियंट भी है, मतलब दोनों का क्या आएगा तो इंटरसेक्शन, ये ओबीडियंट। यहाँ पर क्या है, सम हार्डवर्किंग स्टूडेंट्स जो है वो ओबीडियंट भी जा रहे हैं, मतलब दिस इज योर फिजिबल रीजन। तो ये क्या आया, एस इंटरसेक्शन ओ,
इज नॉट इक्वल टू 5, मतलब वो एम्प्टी नहीं है। अभी इसके से हम इसे नॉट इक्वल टू एम्प्टी कैसे बोलेंगे? अगर एक सेट दिया है ए का, उसमें एलिमेंट है 1 2 3, एक बी सेट दिया है उसमें एलिमेंट है 2 3 4 5। अभी मैंने ए इंटरसेक्शन बी बोला तो क्या आएगा? जो कॉमन एलिमेंट है कौन से है? 2 3 2 3। ये एम्प्टी है क्या? नहीं है। बट अगर मुझे फिर से एक सेट दिया है सी का, 4 5 दिया है और डी दिया है 6 7, दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट है क्या? नहीं है। मतलब सी इंटरसेक्शन डी इज इक्वल टू एम्प्टी। दोनों में कॉमन है क्या? यस ऑफ कोर्स कॉमन है। मतलब ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू एम्प्टी। नॉट इक्वल टू एम्प्टी मीन्स 5। यहाँ पर भी कुछ जो हार्ड वर्किंग स्टूडेंट है वो क्या है? तो वो ओबीडियंट है। और कुछ ओबीडियंट स्टूडेंट वो क्या है? तो वो हार्ड वर्किंग है। तो दोनों क्या है? तो एस इंटरसेक्शन ओ इज नॉट इक्वल टू 5। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2। सेकंड एग्जाम्पल है नो सर्कल्स आर पॉलीगॉन। सर्कल मीन्स सिंपल जो सर्कल होता है वो, और पॉलीगॉन्स मीन्स क्लोज ज्योमेट्रिकल फिगर, मतलब ट्रायंगल है, रेक्टेंगल है, जो भी होगा वो क्या है? तो क्लोज ज्योमेट्रिकल फिगर्स है, मतलब पॉलीगॉन्स है। फिर अभी यहाँ पर यूनिवर्सल सेट कैसे आएगा? तो यूनिवर्सल सेट आएगा सेट ऑफ ऑल, U इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल क्लोज्ड ज्योमेट्रिकल फिगर्स इन अ प्लेन। हमने तो हवा में तो निकाली नहीं ये फिगर्स एयर पे, तो क्या हुआ? तो वो प्लेन पे निकाली, दिस इज प्लेन। तो सेट ऑफ ऑल क्लोज्ड ज्योमेट्रिकल फिगर्स इन अ प्लेन। उसके बाद में सर्कल सी से डिनोट करेंगे, क्या आएगा? सेट ऑफ ऑल सर्कल्स। और पी आएगा, क्या आएगा? सेट ऑफ ऑल पॉलीगॉन्स। और अभी हमें क्या बोला है? नो सर्कल आर पॉलीगॉन। दिस इज योर यूनिवर्सल सेट। जो सर्कल है वो पॉलीगॉन है क्या? नहीं है, वो पॉलीगॉन नहीं है। बोथ आर डिफरेंट। ये सर्कल है और ये पॉलीगॉन है। तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा? तो दोनों का इंटरसेक्शन आएगा 5। मतलब C इंटरसेक्शन P इज इक्वल टू 5, क्योंकि दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। इसके लिए C इंटरसेक्शन P इज इक्वल टू 5, और आप P इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू 5 भी लिख सकते हैं। बोथ आर इक्वल, दोनों सेम है। एग्जाम्पल नंबर 3। थर्ड एग्जाम्पल है ऑल टीचर्स आर स्कॉलर्स एंड स्कॉलर्स आर टीचर्स। अब टीचर और स्कॉलर ये कोई जानवर तो नहीं होगा, वो क्या होगा? एक आदमी होगा, मतलब कोई ह्यूमन बीइंग ही होगा ना। तो फिर यूनिवर्सल सेट कैसे डिफाइन करेंगे? U इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग्स। ये क्या किया हमने? ये हमने प्रेजेंट किया। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें कोई प्रोग्राम में जाना होगा तो हम वो प्रोग्राम के हिसाब से ड्रेसअप करते हैं। मतलब जैसे प्रोग्राम होगा वैसे हम ड्रेस पहनते हैं, कपड़े पहनते हैं। वो क्या करते हैं? हम खुद को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब प्रेजेंट करते हैं। तो यही हुआ, ये क्या हुआ? तो प्रेजेंटेशन हुआ। किसके ऊपर से? अभी यहाँ पर क्या है? ऑल टीचर्स आर स्कॉलर्स एंड स्कॉलर्स आर टीचर्स। जो टीचर्स है वो स्कॉलर्स है। अभी ये कौन हो सकता है? तो ये ह्यूमन बीइंग्स ही हो सकते हैं, जानवर नहीं हो सकते। इसके लिए हमने यूनिवर्सल सेट डिफाइन किया, किससे? यू से। यू इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग्स। उसके बाद में कैपिटल T इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल टीचर्स, और S इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल स्कॉलर्स। ये हमने यूनिवर्सल सेट U से रिप्रेजेंट कर लिया। क्या है? ऑल टीचर्स, मतलब जो भी टीचर्स है वो सब क्या है? तो स्कॉलर्स है। और जो स्कॉलर्स है वो भी क्या है? तो टीचर्स है। मतलब टीचर और स्कॉलर दोनों क्या है? सेम है। मतलब T इज इक्वल टू S। मतलब जो दोनों सेट है वो दोनों क्या है? तो इक्वल है। यहाँ पर हम ऐसे लिख नहीं सकते कि T इंटरसेक्शन इज नॉट इक्वल टू 5 और S इंटरसेक्शन T इज नॉट इक्वल टू 5 और इक्वल टू 5। ये नहीं लिख सकते। नॉट इक्वल टू 5 कब लिखते हैं? जब कॉमन होता है कोई एलिमेंट।
और इक्वल टू 5 कब लिखते हैं, जब कोई एलिमेंट कॉमन नहीं होगा, दोनों अलग अलग सेट होंगे। बट यहाँ पर क्या दिया है, दोनों सेट क्या है, दोनों सेट इक्वल है, इसके लिए यहाँ पर हम ऐसे नहीं लिख सकते। यहाँ पर ऑलरेडी दिया है क्या है, टी इज इक्वल टू एस, मतलब दोनों जो है टीचर और स्कॉलर दोनों क्या है, सेम है। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4, क्या है क्वेश्चन नंबर 4, इफ अ क्वाड्रिलेटरल इज रोम्बस देन इट इज अ पैरेललोग्राम। मतलब जो क्वाड्रिलेटरल है वो अगर रोम्बस होगा तो वो पैरेललोग्राम भी होगा। इफ अ क्वाड्रिलेटरल इज रोम्बस देन इट इज अ पैरेललोग्राम। मतलब यूनिवर्सल सेट कैसे डिफाइन करेंगे, सेट ऑफ ऑल क्वाड्रिलेटरल R is equal to set of all rhombus और P is equal to set of all parallelogram। अभी यहाँ पर क्या आया है, इफ और देन आया है। इफ और देन के टाइम पे वेन डायग्राम में क्या करना है वो देख लो। जब इफ और देन आएगा ना तब पहले यूनिवर्सल सेट निकाल लेना और एक सर्कल में दूसरा सर्कल निकाल लेना। इफ और देन के टाइम ने ये सबसे पहले कर लेना है। उसके बाद में हमें क्या बोला है, ये कब करना है, जब इफ और देन के फॉर्म में हमें स्टेटमेंट आएंगी तभी करना है। क्वेश्चन क्या है, अ क्वाड्रिलेटरल इज अ रोम्बस देन इट इज पैरेललोग्राम। हमने यू से क्वाड्रिलेटरल का सेट डिफाइन कर लिया। वो जब रोम्बस होगा उसके बाद में वो क्या होगा, तो पैरेललोग्राम। मतलब पैरेललोग्राम और ये रोम्बस, मतलब क्या आएगा, आर इज अ सबसेट ऑफ पी। मतलब जो रोम्बस है वो क्या होगा, तो पैरेललोग्राम होगा ना। इज अ रोम्बस देन इट इज अ पैरेललोग्राम, मतलब आर इज सबसेट ऑफ पी। ये हो गया एग्जांपल नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, ड्रॉ द वेन डायग्राम फॉर द ट्रूथ ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो एग्जांपल नंबर 1 क्या है, सम शेयर ब्रोकर्स आर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। क्या है, सम शेयर ब्रोकर्स आर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। मतलब जो शेयर ब्रोकर्स और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है वो अगेन कोई जानवर या कोई होगा नहीं, वो कौन होगा, तो इंसान ही होगा। मतलब यूनिवर्सल सेट कैसे डिफाइन करेंगे, U इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग्स। अब एज इट इज, जैसे हमने लास्ट एग्जांपल में किया, S इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल शेयर ब्रोकर्स और C इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। क्या है, सम शेयर ब्रोकर्स आर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। मतलब कुछ कुछ शेयर ब्रोकर्स जो है वो क्या है, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी है। सबसे पहले यूनिवर्सल सेट निकाल लेते हैं। ये हुआ सेट ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग्स, ये है शेयर ब्रोकर्स का, और दूसरा क्या है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। बट बोला क्या है कि सम शेयर ब्रोकर्स आर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। मतलब कुछ कुछ शेयर ब्रोकर्स जो है वो क्या है, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है। ये शेयर ब्रोकर और ये चार्टर्ड अकाउंटेंट, मतलब यहाँ पर क्या है, कुछ कुछ जो शेयर ब्रोकर्स है वो क्या हो गए, तो वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी है। समझ में आया, मतलब दोनों का क्या है आएगा, S इंटरसेक्शन C इज नॉट इक्वल टू 5, इज नॉट इक्वल टू, क्योंकि कुछ कुछ शेयर ब्रोकर्स जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी है, इसके लिए S इंटरसेक्शन C नॉट इक्वल टू 5। एग्जांपल नंबर 2, नो विकेट कीपर इज बॉलर इन अ क्रिकेट टीम। मतलब विकेट कीपर और बॉलर कौन आएगा, तो इंसान ही आएगा। मतलब अगेन यूनिवर्सल सेट क्या आएगा, U इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग्स। उसके बाद में क्या है, नो विकेट कीपर इज बॉलर। मतलब W से डिफाइन कर लेते हैं क्या, सेट ऑफ ऑल विकेट कीपर्स। और B से क्या डिफाइन करेंगे, सेट ऑफ ऑल बॉलर्स। और बताया क्या है,
नो विकेट कीपर इज बॉलर, मतलब कोई भी विकेट कीपर जो है वो बॉलर नहीं रहेगा। मतलब यूनिवर्सल सेट कैसे डिफाइन करेंगे, ये मैंने यूनिवर्सल सेट डिफाइन कर दिया। हमें क्या निकालनी है, तो वेन डायग्राम। सबसे पहले नो विकेट कीपर इज बॉलर, मतलब जो विकेट कीपर है वो बॉलर नहीं है। इट इज सेट ऑफ विकेट कीपर और ये सेट ऑफ बॉलर्स, बोथ आर डिफरेंट, दोनों क्या है, अलग अलग है। मतलब जो भी विकेट कीपर है रहेगा वो बॉलर नहीं है। मतलब W इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू फाइव, बोथ आर डिफरेंट, दोनों अलग अलग है। इसके लिए W इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू क्या आएगा, फाइव आएगा, मतलब डिफरेंट है, मतलब दोनों सेट क्या है, तो अलग अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, क्या है क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बाय वेन डायग्राम। तो उसका एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है, सम नॉन रेसिडेंट इंडियंस आर नॉट रीच। जो नॉन रेसिडेंट इंडियंस है वो क्या है, तो रीच नहीं है। कितने, तो सम, मतलब ये इंडियंस और रीच कौन रहेगा, कोई जानवर तो रहेगा नहीं। कौन आएगा वो, तो वो इंसान ही आएगा। मतलब यूनिवर्सल सेट क्या आएगा, लेट U इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स। उसके बाद में नॉन रेसिडेंट इंडियंस, मतलब N से डिफाइन करेंगे, सेट ऑफ ऑल नॉन रेसिडेंट इंडियंस, और R से डिफाइन करेंगे सेट ऑफ ऑल रीच पीपल, सेट ऑफ ऑल रीच पीपल। ये तो हमने डिफाइन कर लिया। हमें निकालनी है अभी वेन डायग्राम। वेन डायग्राम में सबसे पहले हम क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट निकाल लेंगे। ये हुआ यूनिवर्सल सेट ह्यूमन बींग्स का। अभी क्या है, सम नॉन रेसिडेंट इंडियंस आर नॉट रीच, मतलब कुछ कुछ जो नॉन रेसिडेंट इंडियंस है वो रीच नहीं है। ये क्या है, नॉन रेसिडेंट इंडियंस है, और ये क्या है, रीच पीपल है। मतलब जो कुछ कुछ नॉन रेसिडेंट इंडियंस है वो क्या है, तो रीच नहीं है। अगर हमने सेंटर में किया तो क्या हो जाएगा, जो नॉन रेसिडेंट इंडियंस है कुछ, वो क्या है, तो रीच हो जाएंगे। बट यहाँ पर क्या बताया है, नॉन रेसिडेंट इंडियंस सम नॉन रेसिडेंट इंडियंस आर नॉट रीच। नॉट यहाँ पर क्या है, नॉट मीन्स वो आएगा। इसके ऊपर से कैसे स्टेटमेंट रेडी होगी, देखो, जो कुछ नॉन रेसिडेंट इंडियंस है वो क्या है, तो रीच नहीं है, बट रीच का कुछ पार्ट यहाँ पर जा रहा है। मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जो रीच पीपल है उसमें से कुछ कुछ जो है नॉन रेसिडेंट इंडियंस वो रीच है, बट यहाँ पर बताया क्या है कि सम नॉन रेसिडेंट इंडियंस आर नॉट रीच। मतलब जो नॉन रेसिडेंट इंडियंस है वो क्या है, तो रीच नहीं है, तो वो इतना ही आएगा। तो फिर आगे कैसे लिखेंगे, N माइनस R इज नॉट इक्वल टू 5। मतलब जो नॉन रेसिडेंट इंडियंस है वो रीच नहीं है, वो रीच नहीं है। मतलब N माइनस R इज नॉट इक्वल टू 5। एग्जाम्पल नंबर 2, सेकंड है नो सर्कल इज रेक्टेंगल। हमने अभी सॉल्व किया है, नो सर्कल इज पॉलीगॉन। वैसे ही इसे सॉल्व करना है। यूनिवर्सल सेट क्या आएगा, सेट ऑफ ऑल ज्योमेट्रिकल फिगर्स, क्योंकि सर्कल और रेक्टेंगल क्या है, तो ये ज्योमेट्रिकल फिगर्स है। तो यूनिवर्सल सेट किससे डिफाइन होगा, सेट ऑफ ऑल ज्योमेट्रिकल फिगर्स। C इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल सर्कल्स और R इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल रेक्टेंगल्स। उसकी वेन डायग्राम कैसे आएगी, मैं सिर्फ वेन डायग्राम निकाल देता हूँ। ये सर्कल है, क्या है, नो सर्कल इज रेक्टेंगल, मतलब दोनों का कोई रिलेशन नहीं है। ये सर्कल है और ये रेक्टेंगल है, मतलब C इंटरसेक्शन R इज इक्वल टू 5। दोनों का कोई रिलेशन नहीं है, कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, कुछ भी नहीं है, मतलब C इंटरसेक्शन इक्वल टू क्या आएगा, तो 5 आएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3, तो क्या है थर्ड एग्जाम्पल, इफ n इज प्राइम नंबर एंड n नॉट इक्वल टू 2 देन इट इज ऑड नंबर्स। यहाँ पर प्राइम नंबर दिया है, ऑड नंबर दिया है, तो यूनिवर्सल सेट किससे डिफाइन करेंगे, U इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। अभी रियल नंबर्स क्यों, क्योंकि ऑल नंबर्स आर रियल नंबर्स।
और हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि सेट ऑफ ऑल नंबर्स, और ऐसे भी लिख सकते हैं कि सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, क्योंकि ऑल नंबर्स आर रियल नंबर्स है। उसके बाद में पी से डिफाइन करेंगे क्या, सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर n, कब, वेयर n इज नॉट इक्वल टू 2, और ओ सेट आएगा सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर्स। वो सेट क्या आएगा, सेट ऑफ ऑड नंबर्स। और मैंने आपको बताया कि इफ और देन आएगा तब क्या करना, सबसे पहले निकालना यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट निकालने के बाद सर्कल में सर्कल निकाल लेना, और उसके बाद में डिफाइन करना, डिसाइड करना कि कौन सा प्राइम नंबर का सेट है और कौन सा ऑड नंबर का है। अभी क्या बताया है, इफ n इज अ प्राइम नंबर एंड n नॉट इक्वल टू 2 देन इट इज ऑड नंबर। मतलब जब n अगर प्राइम नंबर है, n इज अ प्राइम नंबर है, n क्या है, प्राइम नंबर है, एंड n नॉट इक्वल टू 2, मतलब n की वैल्यू 2 नहीं है, देन वो क्या आएगा, तो ऑड नंबर आएगा। मतलब ये क्या आएगा, सेट ऑफ ऑड नंबर्स, और ये क्या आएगा, सेट ऑफ प्राइम नंबर। मतलब P इज अ सबसेट ऑफ O, P is a subset of O। तो गाइज यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 1.10 खत्म होती है, और उसके साथ में हमारा चैप्टर भी खत्म होता है। यहाँ पर मैथमेटिकल लॉजिक चैप्टर ये खत्म हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखते हैं मिसलेनियस एग्जाम्पल ऑफ मैथमेटिकल लॉजिक। थैंक यू गाइज।